प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। दुनिया में ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां से संघर्ष बढ़ने पर वह दूसरे विश्व युद्ध को प्रेरित कर सकते हैं। ऐसे क्षेत्र लगातार जातीय हिंसक संघर्षों से लिप्त होते हैं और इनका एक भौगोलिक पैटर्न भी उपस्थित होता है। पश्चिमी एशिया और उत्तरी अफ्रीका, जिसे वाना भी कहा जाता है, दुनिया के सबसे बड़े खतरनाक क्षेत्रों में से एक है। दूसरे सबसे बड़े खतरनाक क्षेत्रों में सब सहारन अफ्रीका आते हैं, जहां पे नाइजीरिया, दक्षिणी सूडान, सोमालिया और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में संघर्ष और टकरावों की उपस्थिति है। 2012 के बाद सीरिया, इराक, यमन और लीबिया में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और आतंकवाद के फैलने के कारण ये क्षेत्र संघर्षरत रहे। चलिए कुछ प्रमुख क्षेत्रों पर नजर डालें। नाइजीरिया सरकार विरोधी गतिविधियां, जनजातीय संघर्ष और आतंकवाद से संगठित अपराधों को जन्म दिया है, जिसे अक्सर मर्सनरी या दस्यु के रूप में लेबल किया जाता है। नाइजीरिया में बियाफ्रा एक अलगाववादी विद्रोह समूह है जो दक्षिण में लगातार संघर्षों का कारण रहा है। 2021 के बाद नाइजीरिया में संगठित राजनीतिक हिंसाओं की घटनाओं में लगभग 22% तक वृद्धि दर्ज की गई है। 2011 में उत्तरी और दक्षिणी सूडान दोनों आज़ाद हुए और कुछ ही समय बाद दोनों संघर्ष में उलझ गए। इनके बड़े बड़े नेताओं की महत्वाकांक्षाओं ने जातीय हिंसा और अन्य अतिवादी संघर्षों को आमंत्रित किया, जो लगातार दोनों देश, मुख्यतः दक्षिण सूडान में फैलता चला गया। सोमालिया एक विविध संस्कृतियों का देश रहा था, लेकिन 1991 में तानाशाह जनरल मोहम्मद सियाद बर्रे को जब सत्ता से अपदस्थ किया गया, तो सोमालिया में उसके बाद कोई स्थायी केंद्र सरकार नहीं बनी। नतीजन वहां पर आतंकवादियों का एक गढ़ बन गया, जिसमें सबसे प्रमुख अल शबाब है, जिसने सोमालिया में एक संघर्ष की स्थिति पैदा कर दी है। लेकिन इससे भी ज़्यादा सोमालिया में आर्थिक संकट और भुखमरी से संघर्ष की उत्पत्ति हुई है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो में भी लगभग यही स्थिति है। जातीय हिंसा, सरकार के प्रति विद्रोह ने कांगो को एक अशांत क्षेत्र बना दिया है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन कांगो में सरकार विरोधी और सेना के बीच जो संघर्ष की उत्पत्ति हुई, उससे एक अतिवादी समूह का विकास हुआ, M23, जिसने पूरे कांगो में आतंक और हत्याओं का सिलसिला शुरू किया। शीत युद्ध के दौरान अफगानिस्तान अमेरिका और USSR के लिए एक रणनीतिक क्षेत्र था और इसने आतंकवाद को जन्म दिया। एशिया पे पकड़ बनाना, रणनीतिक क्षेत्र को अपने कब्जे में लाना और आतंकवाद ने इस क्षेत्र को बहुत संवेदनशील बना दिया है। 2001 में तालिबान के पतन के बाद अफगानिस्तान में एक डेमोक्रेटिक सरकार की स्थापना हुई, लेकिन 2016 में ओबामा प्रशासन की समाप्ति के बाद धीरे धीरे अमेरिकी फौज वहां से जाने लगी और 2022 में पुनः तालिबान सत्ता में आ गया, जो अफगानिस्तान की स्थिति को और संवेदनशील बना देता है। अफगानिस्तान के बाद पाकिस्तान एशिया का दूसरा प्रमुख संवेदनशील क्षेत्र है, जहां पे सीधे सीधे आतंकवाद पनाह ले रहा है। भारत, चीन और पाकिस्तान का जो त्रिकोण है, वह पूरे दक्षिण एशिया को संवेदनशील मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है। चूंकि पाकिस्तान और चीन की गुटबंदी भारत को दक्षिण एशिया में शक्ति संतुलन के लिए प्रेरित करती है और इस कारण तीनों देश अपने सैन्य खर्चों को लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। इसके अलावा पाकिस्तान और हान क्षेत्र में आतंकवाद की उत्पत्ति एक महत्वपूर्ण विषय है। इजरायल और फिलिस्तीन की भूमि रणनीतिक रूप से और धार्मिक रूप से बहुत संवेदनशील है। यह वैश्विक राजनीति को भी प्रभावित करता है, लेकिन इस राजनीति का संघर्ष 20वीं सदी के शुरुआत में शुरू हुआ, जब प्रथम विश्व युद्ध में ओटोमन साम्राज्य के हारने के बाद ब्रिटेन ने इस क्षेत्र को अपने कब्जे में ले लिया। यह एक मुस्लिम और ज्यूज यहूदियों का बहुल क्षेत्र था। ब्रिटेन ने बाद में यहूदियों लोगों के लिए एक क्षेत्र निश्चित कर दिया, जिसे इजराइल कहा गया। अरबों ने इसका विरोध किया। यहूदियों के लिए यह उनका पैतृक घर था, लेकिन फिलिस्तीनी अरब ने इस भूमि पर दावा किया और इस कदम का लगातार विरोध किया। सीरिया भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की भेंट चढ़ गया। जैस्मिन या अरब स्प्रिंग के बाद उत्तरी अफ्रीका और मध्य पूर्वी अफ्रीका में सत्ता परिवर्तन का एक दौर शुरू हुआ। इस दौर में सीरिया में भी सत्ता विरोधी कई प्रोटेस्ट हुए। ऐसे ही प्रोटेस्ट सीरिया में भी हुए, लेकिन वहां के शासक असद ने उसे दमनपूर्वक कुचल दिया। अमेरिका और मित्र देशों को यह एक मौका लगा। इसके बाद अमेरिका ने सीरिया में सीधा इंटरेस्ट लेना शुरू किया। असद को सत्ता से हटाया गया
सत्ता से हटने के बाद आईएसआईएस ने सीरिया के कई महत्वपूर्ण भागों पर कब्जा किया। सीरिया में आईएसआईएस ने आक्रमण किया। तुर्की की सीमाओं पर 2014 में कब्जे के बाद स्थानीय कुर्दिश लड़ाकों के साथ एक जोरदार संघर्ष हुआ, जिसमें अमेरिकियों का सपोर्ट था। कुल मिलाकर यह एक भयंकर युद्ध में फंस गया। उत्तरी अफ्रीका में लीबिया भी जनजातीय संघर्ष, सत्ता विरोधी हमले और चरमपंथी आतंकवाद से पीड़ित एक देश है। इसकी रणनीतिक स्थिति के कारण यह एक संवेदनशील क्षेत्र हो जाता है। यमन में भी गृह युद्ध का सिलसिला 2014 से शुरू हुआ, जब हाउती विद्रोहियों ने ईरान से संबंध रखने वाले शिया विद्रोहियों और सुन्नी सरकार के खिलाफ संघर्ष शुरू किया। इसने यमन की राजधानी और सबसे बड़े शहर सना पर नियंत्रण कर लिया। इस घटना में अमेरिका और सऊदी अरब ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए कई प्रयास किए और यमन एक भयंकर मानव त्रासदी में फंस गया। इस समय यमन में गंभीर आपातकालीन परिस्थितियां चल रही हैं और भुखमरी चरम सीमा पर है। एशिया में ईरान एक रणनीतिक क्षेत्र है। यह शिया मत का प्रतिनिधित्व करता है, इसीलिए सऊदी अरेबिया जैसे सुन्नी देश ईरान के खिलाफ रहते हैं। ईरानी क्रांति के बाद पश्चिमी एशिया को ईरान का ध्यान जब आया, तब इसने नाभिकीय संवर्धन करना शुरू किया। रूस, पाकिस्तान से गुटबंदी अमेरिका और पश्चिमी देशों को पसंद न थी, इसलिए ईरान पर कई आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए, जिससे ईरान की आर्थिक स्थिति बिगड़ती चली गई। ईरान इस समय एक बेहद संवेदनशील क्षेत्र है जो मध्य एशिया में ऊर्जा स्रोतों, इजराइल फिलिस्तीन रिश्तों को प्रभावित करता है। पूर्वी एशिया में उत्तरी कोरिया एक बेहद संवेदनशील क्षेत्र है जो न केवल एक बंद अर्थव्यवस्था है, बल्कि एक तानाशाह द्वारा शासित व्यवस्था भी है। किम जोंग उन अभी वहां के तानाशाह हैं, जो लगातार अमेरिका और पश्चिमी देशों पर बैलिस्टिक मिसाइल के हमले की योजना बनाते रहते हैं। उत्तरी अमेरिका का एक हमला अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को पूरी तरीके से बदल सकता है। सभी स्थानों में उत्तरी अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध को शुरू करने के लिए बेहद गंभीर संवेदनशील क्षेत्र है। एशिया में दक्षिणी चीन सागर दुनिया के सबसे व्यस्तम जलमार्गों में से एक है और यहाँ से दुनिया की बड़ी बड़ी व्यापारिक सी रूट लाइन निकलती है। इसलिए ये भारत, अमेरिका, ताइवान, सिंगापुर आदि देशों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रणनीतिक क्षेत्र है। दक्षिणी चीन सागर पर चीन का दावा करना विभिन्न दक्षिणी एशिया देश की संप्रभुता पर एक हमले की तरह है, जो पूरे क्षेत्र को भू राजनीतिक दृष्टिकोण से अशांत क्षेत्र में धकेल सकता है। इसी के कारण अमेरिका एशिया में अपनी स्थिति मजबूत करने लगा। यूक्रेन की वर्तमान स्थिति उसे संवेदनशील बनाती है। यह यूरोप और रूस के बीच एक प्रॉक्सी रणनीतिक क्षेत्र के तौर पर काम करता है। साथ साथ सोवियत संघ को पाने की पुनः आकांक्षा और यूक्रेन का नाटो में जाने का डर रूसियों को बहुत सताता है। इसी कारण रूस क्रीमिया को हथियाने के बाद अब यूक्रेन के एक बड़े हिस्से पे जंग लड़ रहा है। यह यूरोपीय यूनियन और अमेरिका को सीधी चुनौती है। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।